हम स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने रीडर का चैप्टर 9 मुखिया जी की शिकार कथा के बारे में जानेंगे। यह एक नाटक है जिसकी रचयिता हैं अशोक चक्रधर। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ बेटा कि जो नाटक होते हैं वो मानव जीवन में, समाज में किसी एक घटना को लेकर बनाए जाते हैं। एकांकी अर्थात नाटक को ही एकांकी कहते हैं। एक प्लस अंकी अर्थात जिसमें किसी के जीवन का एक अंग भी हो सकता है। एकांकी एक ऐसी विधा है जिसमें कहानी के रूप में मंचन किया जाता है, यानी कि इसको पर्दे पर दिखाया जाता है, इसका मंचन किया जाता है और यह इस एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। इसकी भाषा सरल व हल्की फुल्की होती है। इसे जन साधारण में प्रचलित आम शब्दों का ही, इसमें जन साधारण में जो आम शब्द बोलते हैं, जो अपनी ग्रामीण अंचल भाषा के शब्द होते हैं, उनका ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि आम जनता आसानी से उसमें सके और उस जिस भी बुराई या घटना को लेकर ये बनाया जाता है उसके बारे में सचेत रहे और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करे। एकांकी जो है, नाटक जो है, इसके द्वारा जनसाधारण तक कोई भी संदेश बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि दृश्यात्मकता व सरल भाषा के कारण यह व्यक्ति के मस्तिष्क पर शीघ्र ही प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि जो नाटक होते हैं, अगर इनका मंचन करते हैं और आम जनता जो होती है इसको देखती है, जो हमारे आंखों के सामने घटित होता है, उससे हम ज़्यादा जल्दी शिक्षा ग्रहण करते हैं पढ़े हुए के बजाय। तो जो नाटक होते हैं उनका आम जीवन में बहुत ही महत्व है और जनता जो है वो इसमें छुपे हुए भाव को आसानी से समझ पाती है और इससे शिक्षा ग्रहण कर सकती है। तो जो प्रस्तुत नाटक है मुखिया जी की शिकार कथा, इसमें भी मानो जो समाज है, हमारी राजनीति है, जो हमारी सामाजिक जीवन जो है, इसमें छिपी हुई उदासीनता, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग है। जो समाज में, जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनकी तरफ लेखक ने करारा व्यंग किया है और साथ साथ हमारी राजनीति पर भी करारा व्यंग किया है कि किस तरह से राजनीति में जो नेता लोग होते हैं वो जनता के अधिकारों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और जनता भी धीरे धीरे ऐसी उनके जैसी ही हो जाती है, उदासीन हो जाती है, कोई आंदोलन उग्र रूप धारण नहीं करती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भूल जाती है। इस नाटक में बताया गया है कि एक उदासीन नेता में उदासीन जनता जो है वो, एक जो कहावत है हमारी, यथा राजा तथा प्रजा, उस ये जो लोकोक्ति है ये बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी कि जैसा राजा उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। जैसे गांव का जो मुखिया लापरवाह और किंग कर्तव्यमूढ़ था, जनता भी उसी तरह उसके जैसी ही हो गई थी और जैसे मुखिया या नेता होते हैं उसी तरह की जनता भी हो जाती है धीरे धीरे। ये इस नाटक का मूल भाव है और यही इसकी शिक्षा है। हम जान लेते हैं इस नाटक को, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो, ये पात्र दिए हुए हैं वाचक, वाचिका और मुखिया। वाचक वाचिका बोलने वाले हैं जिन्होंने नाटक की कथा घड़ी है। मुखिया मेन पात्र है। मुखिया जो है नाटक का मुख्य पात्र है, जिसके ऊपर पूरी कथा, जिसके इर्द गिर्द पूरा नाटक घूम रहा है। शिकारी 1, शिकारी 2, राहगीर 1, राहगीर 2, राहगीर 3 और हलवाई मुखिया जी की पत्नी, ये अन्य पात्र हैं नाटक के, जिनके माध्यम से कवि ने सामाजिक पात्रों को, इन पात्रों के माध्यम से समाज की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि समाज में किस किस तरह की भावनाएं होती हैं लोगों में और किस तरह की सोच उनकी होती है। अब यहाँ देखो, गांव में अपनी हवेली के चबूतरे पर एक मूड़े पर मुखिया जी बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, उनकी शान का प्रतीक है। वाचक
एक थे मुखिया जी, वाचिका गांव के मुखिया जी। वाचक मुखिया तो सुखिया थे, गांव था दुखिया जी, ऐसे थे मुखिया जी। क्या कहा है वाचक कि जो मुखिया थे वो तो बड़े सुखी थे, मस्त मोले निठल्ले ठाले आराम से रहीश ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल सुख की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उसका गांव जो था उससे बहुत दुखी था। तो वाचिका पूछती है कि कैसे थे मुखिया जी। तब वाचक बताते हैं कि सजीले एक दिन बैठे ठाले कि बड़े ही निराले स्वभाव के थे, ठाठ बाट से रहते थे, और एक दिन बिल्कुल ठल्ले बैठे थे। अब वाचिका क्या कह रही है? शिकार का शौक चर्राया तो शहर से दो जाने माने शिकारियों को बुलाया। उसे एक दिन शिकार का मन किया, मुखिया जी का मन किया कि आज शिकार खेला जाए। तो उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए दो शिकारियों को नगर से शहर से बुलाया। जीप रुकने की आवाज़, जीप से दो शिकारी उतरते हैं, मुखिया जी के सामने सैल्यूट मारकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया, हमारी इच्छा भी अजब है, इस समय हमें शिकार की तलब है। शिकारी वन कहता है मंजूर। मुखिया जी कहते हैं कि हमारी एक बड़ी अजीब इच्छा हुई है और हम अभी इसी क्षण शिकार करना चाहते हैं। शिकारी टू, लेकिन शिकार कहाँ खेलेंगे हुजूर? शिकारी वन, खेत में खलिहान में। शिकारी टू, मकान में दुकान में। शिकारी वन, हरिजन की बस्ती या जंगल में। शिकारी टू, या झोपड़ी पट्टी के जंगल में। मुखिया जी, शिकार की तलब है, इस समय शिकार की तलब है, जंगल कहीं का हो, हमें तो शिकार से मतलब है। मुखिया जी कह रहा है कि मुझे तो शिकार चाहिए, शिकार की बड़ी इच्छा जगी हुई है मेरे मन में, जंगल कहीं का भी हो, हम तो शिकार करना चाहते हैं। शिकारी वन कहता हूँ, शिकारी टू भी कहता हूँ, दोनों शिकारी जीप का इशारा करके आइए। मुखिया जी जीप की ओर जाते हैं, एक शिकारी ड्राइविंग सीट पर, दूसरा पीछे मुखिया जी के आगे बैठते हैं। जीप स्टार्ट हो जाती है, पर्दे पर जंगल के पीछे दौड़ने का दृश्य। मुखिया मूर्खों के समान बंदूक का निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती है। शिकारी जीप रोककर सतर्क हो जाते हैं। मुखिया के चेहरे पर परेशानी हो जाती है। शिकारी वन फुसफुसाकर भेड़िया। शिकारी टू, भेड़िया। मुखिया कांपते हुए भेड़िया। शिकारी जीप से पोजीशन लेने लगते हैं। अचानक भेड़िए की तेज घुर्राहट सुनकर भय से हड़बड़ाते हुए मुखिया जी की मुंह से निकला, भागो। भेड़िए की पुनः घुर्राहट, जैसे मैं जीप पर झपट पड़ा हो। मुखिया जी भागते हुए, मुखिया भागो। शिकारी क्रोध से मुखिया की ओर देखते हैं और फायर करते हैं। शिकारी, हाय हाय। शिकारी टू, मुखिया जी ऐसे चीखना था तो हमें क्यों लाए? मुखिया जी कह रहा है। मुखिया जी जीप की ओर लौटते हैं। एक शिकारी की बंदूक की नली अनजाने में उनकी ओर मुड़ जाती है। मुखिया जी घबरा जाते हैं। मुखिया, रुके जरा, नहीं, क्या भेड़िया मरा नहीं? शिकारी वन, शिकारी का सारा मजा चूक गया, भेड़िया मांद में घुस गया। मांद होती है बेटा गुफा, बैन होती है ना, जहाँ शेर भेड़ी रहते हैं, गुफा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं शेर गुफा में घुस गया, तो मांद कहते हैं गुफा, यानी कि शेर या भेड़िया जहाँ रहते हैं उसके रहने का स्थान जो होता है वो मांद होती है। शिकारी वन, सब कुछ बिगड़ गया आपकी हड़बड़ी में। शिकारी टू, फार मिस हो गए निशाने की गड़बड़ी में। मुखिया थोड़ा संतुलित होकर, मुखिया धीरज धरो भाई, भेड़िया अंदर है, अभी बाहर आएगा। शिकारी वन, वाह वाह वाह, उसे ऐसी क्या जल्दी है जो बाहर आकर प्राण गवाएगा। शिकारी टू, मुखिया जी की प्रतीक्षा करते हैं। मुखिया, हाँ हाँ करते हैं, हम भेड़िए से डर गए, प्रतीक्षा से नहीं डरते। शिकारी भेड़िए के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वर्षों से हमने भी गांव वालों को यही समझाया है, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। जंगल का दृश्य, एक और मांद, बड़े बड़े पत्थर, तीनों मांद के पास आते हैं। शिकारी पत्थर पर बैठ जाते हैं। मुखिया उतावलीपन से टहल रहा है और बार बार घड़ी देख रहा है। मुखिया, टाइम बहुत हो गया है, लगता है मांद में भेड़िया सो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मांद के मोखले में मुंह देकर सीटियाँ बजाता हूँ, किसी भी तरह इस भेड़िए को जगाता हूँ। शिकारी कंधे उचका देते हैं। मुखिया मोखले से मुंह देकर सीटियाँ बजाता है। शिकारी मुस्कुराते हैं। अचानक सीटियों की आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन मुखिया अभी तक भी झाँक रहे हैं। शिकारी परेशान हो जाते हैं। शिकारी वन झाँकते हुए, हो गया पूरा 1 घंटा,
शिकारी 2 अजीब है टंटा। शिकारी 1 कब से ले रहे हैं इस मांद का नज़ारा। शिकारी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी देर हो गई, मुखिया जी मांद में अपना मुंह देखकर सीटियां बजा रहे थे भेड़िए को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब तक भेड़िया तो बाहर नहीं आया। इस शिकारी 2 टाइम खराब किया हमारा। शिकारी 1 मुखिया जी दोनों कह रहे हैं, मुखिया जी को बोल रहे। दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं, पकड़कर उन्हें उठाते हैं। मुखिया के सिर पर काला कपड़ा यानी इसका सिर गायब है। शिकारी हैरान। यहाँ पर जैसे ही शिकारी मुखिया जी से को हटाते हैं, मुखिया जी मांद में अपना चेहरा देकर उसको निकालने की कोशिश करता है भेड़िए को। काफ़ी देर हो जाती है, उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो शिकारी उसके मुंह को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि शिकारी जी जो है उसका ऊपर का सिर का हिस्सा गायब, यानी कि भेड़िए ने शिकारी का दिमाग जो था, सिर था, उसकी खोपड़ी जो उसकी थी उसको खा लिया। इसका मतलब ये है कि जो समाज में असामाजिक तत्व जो होते हैं, अपराधी जो लोग होते हैं, वो अपने अपराध में इस हद तक गिर जाते हैं कि उसमें जो नेता जो होते हैं, जो तेज़ दिमाग के नेता नहीं होते, सीधे साधे अधिकारी लोग होते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझते, उनको वो बड़ा नुकसान पहुंचा देते। कुछ इसी तरह से इस नाटक में मुखिया जी थे, जो कि हर किसी को अपने जैसा समझते थे और बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले थे। अपने किस तरह से समाज को हैंडल करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों को सही मार्ग दिखाना है, और जो अधिकारी जो पापी जो लोग हैं, अपराधी जो लोग हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये उनको नहीं आता था। तो सीधे मन से वो भेड़िए जो है, भेड़िए हैं, सामाजिक तत्व का रूप दिखाया गया है भेड़िए को। तो भेड़िए जो है उसने नेताजी को नुकसान पहुंचा दिया है। शिकारी 1 इनका तो सिर ही नहीं है। शिकारी 2 याद करो जब ही हमारे साथ आए तब क्या थे। शिकारी 1 मैं क्या जानूँ सच्चाई, सिर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। भाई तू बता, तू भी यहाँ तो था। अब देखो शिकारी जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इसको सिर था भी या नहीं, यानी कि नेता तो था ही, किंग कर्तव्य में उदासीन। जनता भी ऐसी थी, वो भी पूरी तरह से अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सजग नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने की उसमें शक्ति उनमें भी हिम्मत नहीं है, वे भी उदासीन बने हुए थे। अब उनको यही नहीं पता कि शिकारी जो हमारे साथ है तो उनका सिर था भी या नहीं था। शिकारी 1 ऐसा करते हैं, शहर में चलते हैं, सिर के बारे में लोग ही बताएंगे, गुत्थी सुलझाएंगे। शिकारी जो है वो सिर विहीन मुखिया को ले जाने लगते हैं। दृश्य 3 गांव की गली, एक हलवाई की दुकान, आते जाते राहगीर। वाचक पकड़कर उन पर सिर विहीन मुखिया जी के हाथ लेकर उनको अपने साथ शिकारी दल ने उन्हें गली गली घुमाया पर किसी से भी उन्होंने उत्तर में संतुष्ट न हो पाया, यानी कि पूरी जो जनता थी गांव की, किसी ने भी ये सही नहीं बताया कि शिकारी जी जो थे मुखिया जी जो थे, उनके सिर पर उनका मुख जो था, उनकी गर्दन के ऊपर उनका मुख था भी या नहीं, क्योंकि किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले थे। राहगीर 1 गली से आते जाते तो रोजाना देखा करते थे श्रीमान, पर सिर की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। शिकारी दल दूसरे राहगीर से बात कर रहे हैं। वाचक जिससे पूछा यहीं दोहराता था, सिर के मामले में सिर हिलाता था। हलवाई ने शिकारी दल को पुकारा। हलवाई कह रहा है, सुनो भाई, मैं हूँ नन्नू हलवाई, रोजाना आते थे, मेरी जलेबियाँ भी खाते थे। इसका मतलब कि मुँह तो था पर उसके ऊपर की मंजिल का नहीं पता। ऐसा करो, इसकी पत्नी के पास जाओ, उन्हीं से पता लगाओ, वो तो इन्हें अच्छी तरह से पहचानती होगी, सिर तो क्या उनके बारे में सब कुछ जानती होगी। अब हलवाई ने थोड़ी सी उनको दिखाई कि जो उनकी सबसे करीबी जो थी वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानती होगी, जो कि इसकी पत्नी थी। तो आप उसके पास जाके पूछो कि इनका सिर था भी या नहीं। मुखिया जी का घर, मुखिया की पत्नी, शिकारी दल, सिरहीन मुखिया जी। पत्नी क्या कहा, खोपड़ी क्षमा करे, इसकी तो उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर इतना था कि जब भी मैं खादी भवन जाती थी इसके लिए टोपियाँ ज़रूर लाती थी। यहाँ जो इसकी पत्नी जो थी, जो सबसे ज़्यादा इनका फिक्र करने वाली थी मुखिया जी का, वो कहती है कि इनको दिमाग खोपड़ी तो इनको थी नहीं, क्योंकि अपना माइंड तो ये कभी यूज़ करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कह रही कि मैं इनके लिए, यानी कि इनकी तरफदारी मैं ही करती थी।
इनके लिए खादी बन जाती थी तो मैं इसके लिए टोपियाँ लाती थी। यहाँ इसका मतलब है कि राजनीति में जो नेता होते हैं, नेता के नीचे जो ऑफिसर लोग होते हैं, इनके जो चमचे लोग होते हैं, नेताओं को के नीचे जिनके बलबूते पर नेता बनते हैं, नेता का नाम होता है, उनकी जगह यहाँ उनकी पत्नी का नाम है। तो वो कह रही है कि इनमें तो दिमाग नहीं था, लेकिन मैं अपने उनके लिए जो सीट, इनकी जो माइंड थी, इनकी जो पद था, इनकी जो टोपी थी इनको उठाने की, या टोपी का मतलब पद ओहदा था, वो ज़रूर मैं इनके लिए लेके आती थी। मतलब कि जो संस्था जो होती है उन जो मेन मुखिया होते हैं उसके नीचे भी सब मुखिया होते हैं, छोटे जो होते हैं उनके नीचे चमचे, काम करने वाले चमचागिरी जिन्हें बोलते हैं, उन जैसे उनके माइंड से सब कुछ चलता हो, खुद का दिमाग नहीं चलाते। जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं उनके नीचे भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो उन्हें सलाह मशूरा देते हैं और तब वो उनके दम पर काम करते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से इनकी पत्नी का रोल दिया गया है। वाचक, टोपी के बारे में सुनते ही एक शिकारी को न जाने क्या हुआ कि उसको हवा ने छुआ और वो अभागा टोपी टोपी चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा। जंगल में एक आदमी ने टोका, जैसे तैसे उनको रोका। माजरा क्या है ये तो बताओ, इस तरह मत हड़बड़ाओ शिकारी वन, मैं हैरान हूँ और ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि इस भेड़िया ने मुखिया जी का सिर तो खा लिया, पर टोपी का क्या किया होगा। राहगीर 3, भेड़िए का पता देता हूँ, हर बात बता देता हूँ। भेड़िया अब मांद में नहीं है, बाहर निकल आया है, शहर के राजनीतिक हलकों को सूंघ रहा है और खुद टोपी पहनकर लगाकर बड़ी शान से गली गली में घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भेड़िया है, यानी कि जो भेड़िया है असामाजिक तत्व है, उनको अब डर नहीं है। जो अपराधी लोग हैं कोई डर नहीं है। अपराधी खुले में होकर समाज में घूमते हैं और वो खुद ही नेता की टोपी पहनकर, अर्थात वो नेता बन गए हैं। तो यहाँ एक भ्रष्ट समाज, भ्रष्ट नेता की ओर करारा व्यंग किया गया है। और एक अच्छे नेता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि एक अच्छा नेता वही होता है जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं। एक अच्छा नेता सच्चा, समसामयिक यानी समय का पाबंद होता है, पारदर्शी होता है, किसी को परखने वाला, दूरदर्शी भी होता है, उसके पास एक मिशन होती है, एक योजना होती है, एक दर्शन होता है, बलिदान और करुणा की भावना से भरे होते हैं, लोगों के लिए अत्यंत प्रेम और करुणा का भाव, नेतृत्व का हुई भावना उनके मन में होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि नेता बनने के गुण कुछ अंश तक तो हर व्यक्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन इन गुणों को अगर वो लगन और दृढ़ निश्चय मेहनत से काम करे तो वो एक अच्छा नेता बन सकता है। केवल अच्छी पोशाक पहनने, माथे पर तिलक लगाने से ही एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठने से एक अच्छा नेता नहीं बन जाता है। अच्छा नेता की पहचान है कि वो अपना संपूर्ण जीवन अच्छी लीडरशिप में लगाए, अच्छा जो अपनी पार्टी होती है उसको अच्छी राह दिखाए और अपने देश समाज के लिए हमेशा सेवा की भावना से जिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहें। प्रस्तुत नाटक में हमारी राजनीति पर भी करारा व्यंग किया गया है। कुछ हमारी राजनीति भी कुछ इस नाटक की तरह ही चल रही है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शिकार के दौरान जंगल में कौन सा जानवर मिला शिकार को? भेड़िया। भेड़िए ने मुखिया जी के शरीर का कौन सा अंग खा लिया? सिर। एकांकी के अनुसार मुख की ऊपरी मंजिल का अर्थ क्या है? दिमाग। पत्नी के अनुसार मुखिया जी को किस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? खोपड़ी। हम देखो ये नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनका अभिप्राय लिखना है कि क्या कहना चाह रहा है कवि नाटककार इस नाटक में। हम भेड़िए से डर गए, प्रतीक्षा से नहीं डरते। यहाँ कवि क्या कह रहा है? आम जनता की सोच बताई है कि जनता जो है वो अपने अधिकारों की तरफ उदासीन रहती है। सिर की तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया भाई, यानी कि लोग जो हैं वो अंधे होकर अपने सामाजिक धंधों में लगे रहते हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपना अपने काम में, अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने काम में लगे रहते हैं।
जंगल कहीं का हो, हमें तो शिकार से मतलब है। यहाँ आम जनता जो है उसकी स्वार्थ की ओर ध्यान दिया गया है, सभी अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। जिसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो उसी तरह का काम कर लेता है, किसी का भला हो या चाहे किसी का बुरा हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आज की स्वार्थी पीढ़ी की ओर इसमें इन पंक्तियों में ध्यान दिया है। कवि ने हमारा ध्यान स्वार्थी जनता की ओर लाया गया है कि किस तरह से जनता स्वार्थ में होकर अपने धंधों में लगी रहती है। किसी में आत्म तो की भावना तो किसी में है ही नहीं, सभी हीन भावना से ग्रसित हो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मानवता तो जैसे गायब सी हो गई है, इंसानियत तो किसी में रही ही नहीं हो। भेड़िया भेड़िया अब मांद में नहीं है, बाहर निकल आया है, शहर के राजनीतिक हलकों को सूंघ रहा है और खुद टोपी लगाकर गली गली में घूम रहा है। इसका मतलब है कि जो समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं, अपराधी जो लोग हैं, वो अब उनको डर नहीं है। अपराधी लोग खुले होकर समाज में घूमते हैं, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई डर नहीं है, न किसी पुलिस का भय है उनको, क्योंकि सभी इसके खरीदे हुए लगते हैं। वे खुद ही एक नेता की टोपी पहनकर अर्थात नेता बन गए हैं और शान से गले में घूम रहे लोगों पर अपना रोब जमाते घूमते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।